नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बहू ननद के ससुराल की नौकरानी नहीं होती। सुबह की पहली धूप हल्की हल्की पर्दे से छिनकर ड्राइंग रूम में उतर रही थी। रसोई से ताजा तड़के की खुशबू आ रही थी। रंजीता आलू भिंडी की सब्जी छौंक रोटियां बेलने लगी थी। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठा रणवीर नाश्ता मिलने के इंतजार में बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सामने उसकी माँ शारदा जी नहा धोकर एकदम सलीके से सफेद किनारी वाली लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई थी। रणवीर हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोला, माँ, आज ऑफिस में मीटिंग है, प्रमोशन की बात भी होगी। बॉस ने तो इशारा कर ही दिया है। अगर सब सही रहा तो इस बार मैं रीजनल हेड बन जाऊंगा, लेकिन मेरा ट्रांसफर भी होगा। मुझे ऋषिकेश जाना पड़ेगा, तो तुम हमारे साथ चलोगी ना? शारदा जी चाय की प्याली एक ओर रखते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे नई जगह का हवा पानी रास नहीं आएगा। मेरी तो यहाँ की मिट्टी में ही सांस बसती है। यहाँ का मंदिर मोहल्ला, मेरी सहेलियां, ये सब छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। ऋषिकेश में अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। रणवीर उदास हो गया और सोचने लगा कि माँ के कारण मैं हर बार अपना प्रमोशन छोड़ देता हूँ। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। तब तक रंजीता उसके लिए नाश्ते की थाली लेकर आई। रणवीर को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन पत्नी ने इतने मन से बनाया था तो उसने किसी तरह एक रोटी खाई और टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। रणवीर के जाते ही रंजीता की आंखों में मायूसी सी तैर गई। उसे भी पति की पीड़ा साफ नजर में आ रही थी। रणवीर ऑफिस में इतनी मेहनत करता था, बॉस उसके काम की प्रशंसा भी करते थे, लेकिन सिर्फ शारदा जी की वजह से वो तरक्की नहीं कर पा रहा था। हर बार प्रमोशन के मौके पर उसकी सास कोई ना कोई बहाना बना देती और रणवीर हर बार अपने कदम पीछे खींच लेता था। तभी शारदा जी के फोन की घंटी बजने लगी। उन्होंने फोन रिसीव किया तो उधर से उनकी विवाहित बेटी दीपाली बोली, माँ, चाय नाश्ता हो गया? तो शारदा जी कहने लगी, चाय पी है बेटा, बहू नाश्ता दे देगी थोड़ी देर में। वैसे भी मुझे कौन सा ऑफिस जाना है जो मुझे समय पर नाश्ता मिलेगा। उनके ताने को सुनकर रंजीता स्तब्ध सी खड़ी रह गई, क्योंकि शारदा जी खुद ही देर से उठी थी और नहा धोकर पूजा करने के बाद अभी चाय पी रही थी। तो आखिर इसमें उसकी क्या गलती थी? वो धीरे से बोली, माँ जी, मैं आपके लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। तो शारदा जी कहने लगी, अभी तो मैंने चाय पी है, तुरंत थोड़े ना खा लूंगी। अब देर हो ही गई है तो थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर वो अपनी बेटी से बोली, तुम्हारे यहाँ नाश्ता बन गया बेटा? तो वो कहने लगी, नहीं माँ, आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अनुज से कह दिया कि वो बाहर से नाश्ता ले आए। तो नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन दोपहर का खाना भाभी से बनवा कर भेज दो ना। शारदा जी अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, सुनो बहू, जरा नाश्ते के बाद अपनी ननद के ससुराल के लिए टिफिन तैयार कर दो। गर्मा गर्म दाल, आलू परवल की सब्जी, भरवा करेले, पराठे, चावल और हाँ, कुछ मीठा भी जरूर बना देना। रंजीता मन ही मन सोचने लगी कि हर बार यही होता है। दीदी वहां से फोन लगा देती है कि मेरा रसोई में जाने का मन नहीं कर रहा है, और मम्मी जी मुझसे डबल मेहनत करवा लेती हैं। अब कभी कभार कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन उसकी सास तो हमेशा ऐसा ही करती थी। बेटी भी जब मन करता था तब टिफिन मंगवा लेती थी। इसी प्रकार अगर ननद के ससुराल में कोई बड़ा आयोजन होता था तब भी वहां पर मदद के नाम पर रंजीता को जाना पड़ता था। खैर, अब सास ने कह ही दिया था तो वो किचन में गई और जल्दी जल्दी सब्जी काटने लगी। इसी बीच सास ने नाश्ता लाने के लिए कहा तो वो नाश्ता भी दे आई। सास के खाने के बाद वो खुद भी नाश्ता करने के लिए बैठी तो सास कहने लगी, जरा जल्दी जल्दी खाओ बहू, तुम्हारी ननद के ससुराल खाना भेजने में देर मत करना। तुम्हें पता है ना, उसकी सास को समय से खाना चाहिए होता है। रंजीता सोच में पड़ गई कि क्या
मैं एक ही घर की बहू हूँ या दोनों घर की बहू मैं ही हूँ? उसकी आंखों में हल्की हल्की थकान उतरने लगी थी। लेकिन अभी तो बहुत सारा काम पड़ा था। नाश्ता करने के बाद वो किचन में गई। करेले के भरावन के लिए उसने अलग से मसाला तैयार किया। आलू परवल की सूखी सब्जी के लिए अलग से मसाला बनाया। आटा गूंथते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो सोचने लगी कि मम्मी जी के कारण रणवीर की तरक्की नहीं हो पा रही है और मैं भी यहाँ दिन भर रसोई में ही लगी रहती हूँ या ननद के ससुराल जाकर काम करवाती रहती हूँ। मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं बाहर निकल कर कोई काम ही कर लूँ। जब भी रंजिता अपनी सास से कहती थी कि मैं भी जॉब करूंगी तो वो कहने लगती थी, घर के काम तो तुमसे सही ढंग से होते नहीं हैं। अब जॉब करने जाओगी तो घर की देखभाल कौन करेगा? रंजिता सोचती थी कि एक बार रणवीर का ट्रांसफर ऋषिकेश हो जाए तो वो भी वहां जाकर कोई काम कर ही लेगी। लेकिन यहाँ पर तो सास और ननद के काम करते करते ही वो हलकान हो जाती थी। अगली सुबह रंजिता सोकर उठी तो उसकी कमर में हल्का हल्का दर्द था। वो सोचने लगी, कल शायद इतने सारे पराठे बेलते बेलते मेरी कमर अकड़ गई, इसीलिए ये दर्द हो रहा है। वो धीरे धीरे उठी और किचन में जाकर उसने किसी तरह जल्दी से उपमा बना लिया ताकि सब लोग नाश्ता कर सकें। नाश्ता करने के बाद रणवीर ने उसे कहा, आज तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं लंच कैंटीन में ही कर लूंगा। चलो तुम थोड़ी देर लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर में दवाई लगा देता हूँ। रणबीर उसके कमर में दवाई लगाकर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। तभी उसकी सास उसके रूम में आई और कहने लगी, बहू, तुम्हारी ननद का फोन आया था। आज उसके घर में किटी पार्टी रखी गई है, तो चलकर जरा उसकी मदद करवा दो। अकेले बेचारी कैसे सब कुछ करेगी? रंजिता धीरे से बोली, माँ जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे आराम करने दीजिए ना। शारदा जी हैरानी से बोली, अरे बहू, इतनी कम उम्र में ही तुम्हारी कमर में दर्द होने लगा है? तुम्हारी ननद को देखो, तुमसे बड़ी है लेकिन अभी भी कितनी फुर्तीली है। दीपाली अपनी है तो वो भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। रिश्तों को सहेज कर रखना सीखो, आखिर तुम उसकी भाभी हो। वो सोचने लगी कि भाभी केवल काम करवाने के लिए ही याद आती है क्या? अब सास जिद पर अड़ गई थी तो वो धीरे से बोली, ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। गर्मियों का दिन था। रसोई पूरी उमस से भरी हुई थी। दीपाली के घर पर किटी पार्टी की तैयारी जोरों पर थी। दीपाली आईने के सामने बैठकर मेकअप कर रही थी और रंजिता रसोई में पसीना बहा रही थी। वो कमर कसकर दुपट्टा बांधे हुए सब्जियां काट रही थी। गैस पर आलू उबल रहे थे। पकौड़े का घोल तलने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पैरों में थकावट और चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसने झुककर नीचे से बड़ा सा भगोना उठाया, वैसे ही उसकी कमर में तेज दर्द की लहर उठी और उसकी कमर एक जगह अटक गई। रंजीता दर्द से कराह उठी और जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए दीपाली के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी शारदा जी कमरे में आई और गुस्से में कहने लगी, अरे, तुमने यहाँ भी आकर आराम करना शुरू कर दिया? यहाँ पर तुम्हें सोने के लिए नहीं लाई थी मैं। रंजीता कराहते हुए बोली, माँ जी, मुझसे एक पल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं क्या करूं? शारदा जी कहने लगी, ज्यादा ड्रामा मत करो बहू, थोड़ा बहुत दर्द तो हर औरत को होता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी नंद के घर पर आकर पलंग पकड़ लो। रंजिता कहने लगी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ मम्मी जी, मुझे सच में दर्द हो रहा है और अगर आपको मेरा दर्द बहाना लगता है तो मैं जा रही हूँ, घर पर जाकर आराम कर लेती हूँ। आपको जो समझना है समझती रहिए। इतना कहकर उसने अपना पर्स उठाया
और धीरे धीरे चलते हुए घर से बाहर निकल गई। आज उसका मन बहुत आहत हुआ था। इतनी बार की गई मदद जैसे कोई मायने नहीं रखती थी, जो आज उसके दर्द को बहाना बोला जा रहा था। बाद में किसी तरह शारदा जी और दीपाली ने मिलकर सब कुछ संभाला, लेकिन दोनों लगातार रंजीता को कोस रही थी। शाम को जब शारदा जी घर आई तो रणवीर पहले से ही घर पहुंच चुका था। वो रसोई में चाय बना रहा था। शारदा जी गुस्से में कहने लगी, देख ले रणवीर, तेरी बीवी तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। वो दीपाली के यहाँ नखरे दिखा रही थी, काम से बचने के लिए कमर दर्द का बहाना बना रही थी। रणवीर झल्लाते हुए बोला, माँ, वो लोग कोई कुक क्यों नहीं बुला लेते? मेरी बीवी खाना बनाने वाली है क्या? वो भी इंसान है, दर्द उसे भी हो सकता है। शारदा जी मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, अब तुझे भी मेरी ही गलती दिखाई दे रही है ना? रणवीर झुंझलाते हुए चाय का कप लेकर रंजीता के पास चला गया। शारदा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि बेटा बहू के पक्ष में क्यों बोल रहा है। एक दो दिन तो ऐसे ही बीत गए। एक दिन शारदा जी रणवीर के पास आई और कहने लगी, बेटा देखो तो मेरे मोबाइल में क्या हो गया है, बार बार मोबाइल हैंग हो रहा है। रणवीर ने मोबाइल लेकर देखना शुरू किया। शारदा जी बाहर पड़ोसन से गप्पे करने चली गई थी। अचानक से एक कॉल रिकॉर्डिंग प्ले हो गई, जिसे सुनकर रणवीर स्तब्ध रह गया। उसकी बहन बोल रही थी, माँ, अगर रणवीर का ट्रांसफर हो गया और भाभी भी चली गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा? शारदा जी हंसते हुए कहने लगी, तू चिंता मत कर, मैं बहाने बनाकर उसका प्रमोशन कभी होने ही नहीं दूंगी, तो वो यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं। वैसे भी वो मेरी बात कभी नहीं टालता। मुझे भी अच्छे से पता है कि बहू अगर पति के साथ चली गई तो तेरे ससुराल में टिफिन कौन भेजेगा? वो तो सोचता है कि मैं बुजुर्ग हूँ, बीमार हूँ। तू चिंता मत कर, ऐसे ही अपनी भाभी से नौकरानी की तरह काम करवाती रहना। ये सब सुनते सुनते रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो मन ही मन सोचने लगा, माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी पत्नी को दीदी की नौकरानी बनाकर रखने के चक्कर में तुमने मेरी तरक्की रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे और उसने मन ही मन माँ को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। एक सप्ताह के बाद वो माँ से कहने लगा, माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं अगले सप्ताह ही ऋषिकेश जा रहा हूँ। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। शारदा जी गुस्से में बोली, मैंने तुझे मना किया था ना कि मैं यहाँ का हवा पानी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मुझे वहां का हवा पानी सूट नहीं करेगा। बेटा, तुझे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तो वो कहने लगा, माँ, तुम्हारी चिंता है, लेकिन मुझे भी अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। तुम्हारी जिद के कारण मैं अपनी तरक्की अब और नहीं टाल सकता। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तो ऋषिकेश जाकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें यहीं पर रहना है और अकेले तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों ना तुम दीदी के मोहल्ले में ही किराए का एक घर ले लो। माँ बेटी आराम से एक दूसरे के पास रहना और एक दूसरे की मदद भी करती रहना। तुम्हें क्या करना है तुम देख लो, लेकिन मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला। इतना कहकर वो उठकर रूम में चला गया। रणवीर ने रंजीता को पहले ही बता दिया था कि सास ने जानबूझकर ये सब किया है। रंजीता खुश थी कि आज उसके पति ने अपने भविष्य के लिए एक सही कदम उठाया था। शारदा जी बेटे बहू के सामने झुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं गई और अकेले अपने ही घर में रह गई। अपने घर से उन्हें लगाव था, इसीलिए वो किराए के मकान में रहने के लिए भी नहीं गई। अब उन्हें अकेले ही चूल्हा चौका और घर बाहर के काम संभालने पड़ रहे थे। जहां पहले उन्हें समय से चाय नाश्ता सब मिल जाता था, अब वो देर से उठती थी और 10 बजे तक तो चाय ही बनाती रहती थी। उधर रंजीता
ऋषिकेश में अपने छोटे से साफ सुथरे फ्लैट को संवारने में जुटी हुई थी। बालकनी से पहाड़ों का नजारा दिखता था। वहां पर उसने घर से ही बेकिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसे और भी ऑर्डर मिलने लगे। रणवीर को भी उस पर गर्व था कि घर से ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। रंजिता भी खुश थी क्योंकि अब वो किसी की मुफ्त की नौकरानी नहीं थी, बल्कि अपने सपनों को पूरा कर रही थी। इधर शारदा जी ने एक बार डीपी में बेटे बहू को देखा, जहां वो अपनी पत्नी के साथ किसी पहाड़ी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तो उनकी आंखों में पछतावे के आंसू चमकने लगे। लेकिन वो बेटे के सामने झुकना नहीं चाहती थी, तो अभी भी अकेले ही रह रही थी। एक दिन वो बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थी। वो काफी थकी हुई थी, पसीने से लथपथ। जब वो ताला खोलने के लिए झुकी, तो चाबी उनके हाथ से गिर गई। चाबी उठाते हुए उनके होंठ धीरे धीरे बुदबुदा रहे थे। बहू के सामने तो बहुत चालाकी कर ली, अब अकेले ही सब भुगतना पड़ रहा है। कोई बेटी साथ देने नहीं आ रही है। खैर, दरवाजा तो थोड़ी देर में खुल चुका था, लेकिन घर के अंदर उतनी ही खामोशी थी जितनी खामोशी शारदा जी के भीतर थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें। धन्यवाद।